में डार्क रिएक्शन का पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। डार्क रिएक्शन बोल दो, ब्लैकमैन रिएक्शन बोल दो, C3 साइकिल बोल दो, नहीं कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन बोल दो, फिर आपको रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोल दो, और भी ढेर सारा ढेरों नाम, लेकिन ज़्यादा फेमस डार्क रिएक्शन या नहीं तो C3 साइकिल भी हम लोग इसमें बोलते हैं। डार्क रिएक्शन की जो बात करते हैं, डार्क रिएक्शन में खास बात है कि 24 घंटा में ये चल सकता है, कभी भी चल सकता है। सीधा सीधी बोले तो नो डायरेक्ट लाइट्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए डायरेक्ट लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायर्ड डायरेक्ट लाइट इसके लिए क्या है कि रिक्वायर्ड नहीं, इसके लिए जो हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्ट लाइट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो डायरेक्ट लाइट है ही नहीं, है ना, तो नो डायरेक्ट लाइट्स आर रिक्वायर्ड। दूसरा है केल्विन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले साइक्लिक मैनर में डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल को सबसे पहले बताया था। केल्विन नाम के साइंटिस्ट जो है, केल्विन प्रेजेंट किए थे इस रिएक्शन को साइक्लिक मैनर में। इसीलिए डार्क रिएक्शन में जो मेन साइकिल होता है जिसको हम लोग केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं या C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, तो किसने बताया था? केल्विन। सबसे पहले किसने बताया? केल्विन। केल्विन ही सबसे पहले क्या बताए थे? साइक्लिक मैनर में। इससे पहले केल्विन से पहले कोई भी रिप्रेजेंट नहीं किए थे, तो केल्विन प्रेजेंट क्या प्रेजेंट किए थे? जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन की जो बात कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे दिज रिएक्शन इन साइक्लिक मैनर। तो केल्विन नाम के साइंटिस्ट इसको साइक्लिक मैनर में बतलाए थे कि पहले कौन बनेगा, फिर कौन बनेगा, फिर कौन बनेगा। डार्क रिएक्शन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 कार्बन का बनता है और उसका नाम है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ऐसे लिख दो, इच शॉर्ट में बोले तो PGA। क्या नाम है? PGA, लेकिन इसका पूरा नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं? P फॉर फास्फो, G फॉर ग्लिसरिक, A फॉर एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। और ये PGA जो है ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? 3 कार्बन का PGA। अलग बात है पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 6 कार्बन का कीटो एसिड बनता है, लेकिन वो टूटने के बाद स्टेबल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो 3 कार्बन का PGA होता है। कैसे पता चला कि 3 कार्बन में ही है? तो ये कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है तो रिएक्शन ट्रेस कैसे होगा? क्योंकि आपको तो एक प्लांट सेल अगर देखोगे भी तो माइक्रोस्कोप में सेल बाहर से देखोगे, क्लोरोप्लास्ट तो दिखने वाला है नहीं। अब उसके अंदर का चीज स्ट्रोमा ये सब और नहीं दिखेगा, तो आखिर लोगों ने ट्रेस कैसे किया, पता कैसे किया? तो यहाँ पे इसके स्टेप को कि पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, ट्रेस करने के लिए कार्बन 14 का यूज किया गया था। आइसोटोप लिया गया था, रेडियो आइसोटोप कार्बन 14। इसमें जो यूज किया गया था रेडियो आइसोटोप, जिसका नाम है कार्बन 14 का यूज किया गया था ट्रेस करने के, नहीं तो इसको ट्रेस किया गया था कार्बन 14 से। जो कार्बन 14 से जो ट्रेस किया गया तो उसी में पता चला था कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है इसका क्या बनता है? PGA। तो रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 यूज किया, पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA। बच्चों डार्क रिएक्शन का जो सबसे मेन एंजाइम है नाम है रूबिस्को, इसका मेन एंजाइम
एंजाइम जो यूज होगा ढेर सारा होगा, लेकिन आपको बता दूं सबसे मेन एंजाइम जो बात कर रहे हैं क्या नाम है, रूबिस्को। आपको बता दूं रूबिस्को के बारे में कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है। इसके बारे में बोला जाता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, रूबिस्को ही तो है। अकेला क्लोरोप्लास्ट का 16% नहीं बनाता है। ये यूं कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में जितना भी प्रोटीन और एंजाइम है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 16% कंट्रीब्यूशन इसी का है, रूबिस्को का 60% कंट्रीब्यूशन है। तो रूबिस्को एंजाइम मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, मतलब क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा, मतलब तकरीबन 16%, 16% जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रूबिस्को ही होता है। तो अर्थ पे पाए जाने वाला कोई भी एंजाइम है तो उससे उसमें सबसे ज्यादा कौन है, रूबिस्को। तो ये बात याद रखना है। अब केल्विन साइकिल में इसमें क्या होता है, कार्बन को पकड़ना है, तो कार्बन को कौन पकड़ेगा भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो आखिर उसको कोई कैप्चर करने वाला चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने वाला जो है यहाँ पे 5 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसका नाम है आरयू बीपी। 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है जिसका नाम होता है आरयू बीपी जो होता है, ये आप कह सकते हैं क्या है, कार्बन एक्सेप्टर है, नहीं कार्बन एक्सेप्टर है। तो कार्बन को जो पकड़ेगा तो वो कौन पकड़ेगा, आरयू बीपी, कार्बन का एक्सेप्टर होता है, फर्स्ट एक्सेप्टर। शुरू में जो कार्बन आएगा तो उसको कैप्चर करेगा। कैसे करेगा, कैसे फिक्स करेगा उस पर तो बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं केल्विन साइकिल की जो बात कर रहे हैं इसमें 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। मतलब इसमें बीच में जो प्रोडक्ट नहीं बोली, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट अगर बात करें तो 3 कार्बन वाला भी इंटरमीडिएट में बनता है, 4 वाला भी इंटरमीडिएट बनता है, 5 वाला भी इंटरमीडिएट बनता है, 6 वाला भी इंटरमीडिएट बनता है और 7 वाला भी इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट कार्बन सब बनेगा। तो 3 कार्बन वाला जो बनता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ये पीजीए भी, फास्फोग्लिसरिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये सब 3 कार्बन का। 4 वाला बनता है इरिथ्रोज, 5 वाला बनता है राइबोज राइबुलोज, 6 वाला बनता है हेक्सोज ग्लूकोज की जो बात कर रहे हैं हम लोग, 7 वाला सूडो हेप्टुलोज। ये सब जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा आपको, केल्विन साइकिल में मिलेगा। केल्विन साइकिल में लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड 7 कार्बन का जो होता है सूडो हेप्टुलोज, वो भी आपको कहिए कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारा जो एनसीईआरटी है केल्विन साइकिल को एनसीईआरटी जो है केल्विन साइकिल को 3 भाग में बांट दिया है। केल्विन साइकिल की जो हम लोग बात करेंगे इसको 3 पार्ट में बांटा गया केल्विन साइकिल। तो 3 पार्ट कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला बोला गया कार्बोक्सिलेशन, पहला जो बोला गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा जो इसमें बोला जाता है रिडक्शन, और तीसरा जो बोला गया रीजेनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन, ये 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। इसमें जो हम लोग बात करें कार्बोक्सिलेशन, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा। रिडक्शन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो रिड्यूस होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देन रीजनरेशन में जो चीज कार्बन को पकड़ने के लिए शुरू में आया था फिर से वो क्या करेगा, उसको रीजनरेट कर देगा। तो कौन, आरयू बीपी। आपका एनसीईआरटी जो लिखा है, जो साइकिल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पहले उसकी बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, नहीं इसी को शॉर्ट में हम लोग आरयूबीपी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आरयूबीपी।
अब इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले यही 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा। तो 5 कार्बन पहले से था, एक कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड पकड़े तो 5 1 6, तो यही प्रोसेस कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें ढेर सारा स्टेप आएगा। तो कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस हुआ, तो इसमें 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना था। 3 कार्बन का क्या बना था, 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड, या उसको हम लोग ग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, 3 फास्फो ग्लिसरेट। तो हम लिख देते हैं 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड हो गया। अब ये जो 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड है, फिर ये किसमें जाएगा, यहीं पे होता है रिडक्शन, यहीं पे होता है रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन जो होगा, तो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ा था, NaDH2 के पास इलेक्ट्रॉन आया था, नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। यहाँ पे क्या करेगा, NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, नहीं, NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बना देगा, NADP+, है ना। और दूसरा क्या होगा, ATP से ये अपना फॉस्फेट देके ADP, ये बन जाता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। और फाइनली क्या होगा कि रीजनरेशन, इसको रीजनरेट करेगा। किसका रीजनरेशन, तो जो चीज लेके चले तो उसको फिर से बनाएगा। तो रीजनरेशन जो प्रोसेस होता है, तो यही कहानी है। तो यही जो है साइक्लिक मैनर में चलता है। तो आपका एनसीईआरटी में जो C3 साइकिल दिया वो यही है, उसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो उसमें खाली आरयूबीपी का नाम लिखा है, एक प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन, पहला कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेगा, दूसरा 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहला स्टेबल प्रोडक्ट आप कह सकते हो, ये 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। और उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस, देन रिडक्शन में क्या होगा, जो बनाए थे लाइट रिएक्शन में उसको यूज कर रहा है और रीजनरेट करवा दिया, एटीपी को लेकर रीजनरेट करा के फिर बना दिया। साइक्लिक मैनर में चलेगा तो C3 साइकिल। लेकिन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना तो कहिए 11th के लिए। लेकिन आप लोग मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा घुस के पूछता है। अगर थोड़ा अंदर घुसेगा तो इतना में आपका काम चलने वाला नहीं है। तो हम लोग एक दूसरा साइकिल देखते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका, कि कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 3 ही प्रोसेस देखना है। अभी जो मैं नया साइकिल बनाऊंगा उसमें भी 3 ही प्रोसेस होगा, लेकिन क्या है कि बीच में और भी कुछ कुछ स्टेप घुसेगा, है ना। हटा रहा हूं। अब देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले एक कंपाउंड है 5 कार्बन का, जिसका नाम है रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये हो गया। शॉर्ट में इसी को क्या बोलेंगे, RUBP, नहीं RUBP। ये जो RUBP वाला है, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, CO2। तो पहले से ये कितना कार्बन है, 5 कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा। ऐसे तो आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट नहीं पकड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाटर से रिएक्ट कर जाता है, नहीं बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है। लेकिन आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा। तो जैसे पकड़ा 5 और 1 6 कार्बन। लेकिन मैंने क्या बोला, 6 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, 6 कार्बन का कीटो एसिड बनता है। कीटो एसिड स्टेबल नहीं है, तो तुरंत में ये ब्रेक कर जाता है। स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, तुरंत में ब्रेक। अब ब्रेक करके क्या बनाएगा,
3-फास्फोग्लिसरेट। क्या बनाएगा? 3-फास्फोग्लिसरेट। क्या बना दिया? 3-फास्फोग्लिसरेट। क्या गो बनाएगा? तो ये खुद 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ऐसा वाला क्या गो बनेगा? 2 ठो। कोई दिक्कत? 2 ठो क्या बन गया? 3-फास्फोग्लिसरेट। अब हम लोग जो एटीपी बना के रखे हैं लाइट रिएक्शन में, पहला रिएक्शन यही होता है, 3-फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड भी आप इसको लिख सकते थे, स्टेबल प्रोडक्ट। अब जो एटीपी बना के रखे हैं, एटीपी आएगा लेके, कै गो लाना होगा? अगर 2 साइकिल चल रहा है तो 2 गो चाहिए एटीपी। एटीपी आके अपना फॉस्फेट दे देगा, क्या बन जाएगा? 2 ठो ADP। क्या दिया? 2 ठो ADP। तो क्या बन जाएगा? जैसे 2 गो यहाँ पे लिया फॉस्फेट, 3-फास्फोग्लिसरेट से फॉस्फेट जैसे जुड़ेगा, तो अब 3 नंबर पे फॉस्फेट था किसका? ग्लिसरेट का। पहले से था 3 नंबर पे फॉस्फेट था ग्लिसरेट का। अब एक और फॉस्फेट जुड़ गया, तो क्या बनाएगा? 1, 1 नंबर पे फॉस्फेट फिर जुड़ जाएगा, 3 पे तो पहले से फॉस्फेट है, 2 जगह जुड़ा तो इसीलिए बोलते हैं 20 मतलब 2, 1 3 20 फास्फो ग्लिसरेट। क्या बनेगा? 1 3 20 फास्फोग्लिसरेट। 1 3 20 फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब ये जो 1 3 20 फास्फोग्लिसरेट बना है ना, तो इसमें क्या होगा? फिर अगला स्टेप आएगा, फिर अगला स्टेप आएगा। अब जो हम लोग बना के रखे थे क्या? अच्छा, ये क्या को बनेगा? 2 ठो लेके चले हैं, तो ये भी 2 ठो। नहीं, बोर्ड पे नजर रखिएगा, 2 ठो बना। अब क्या होगा? 1 3 20 फास्फोग्लिसरेट जो यहाँ पे है, अब यहीं पे जो हम लोग बना के रखे थे लाइट रिएक्शन में NADPH बना के रखे थे, तो 2 ठो NADPH आएगा, इससे जुड़ेगा, क्या बना देगा? 2 ठो NADP प्लस, ये बन जाएगा NADP प्लस, ये बन जाएगा। प्लस क्या होता है यहाँ पे इस स्टेप में, इसी स्टेप में 2 ठो फॉस्फेट यहां से निकल भी जाता है। तो देखो, फॉस्फेट जब भी जुड़ा तो दूर दूर जुड़ता है, पहले से 3 नंबर पे था तो 1 नंबर पे जुड़ा, 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो एगो 3 पे जुड़ा तो 1 पे जुड़ा। अब निकलेगा भी तो दूर दूर वाला पहले निकलेगा, तो पहले 1 वाला निकल जाएगा अगर फॉस्फेट आप निकाल दिए तो बचा कितना? 3 वाला। लेकिन हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ग्लिसरल, यहाँ पे फास्फोग्लिसरेट जो है ये बन जाता है ग्लिसरल डिहाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरल डिहाइड में। तो यही कंपाउंड बनता है, 1 नंबर वाला हट गया तो ये हटेगा, तो ये भी नाम हटेगा, तो बन जाएगा 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड। क्या बन गया? 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड। तो ये चीज हो गया 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड। कितना कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का कंपाउंड चल रहा था, तो अभी तक 3 ही चलेगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या बताया? RuBp, RuBp 5 कार्बन का कंपाउंड है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट कीटो एसिड बनाया था, लेकिन ये ब्रेक कर गया तो 2 ठो मॉलिक्यूल बनाया 3-फास्फोग्लिसरेट। यही 3-फास्फोग्लिसरेट में हम लोग एटीपी को जोड़े, जैसे एटीपी को हम लोग वहां पे जोड़ते हैं, एटीपी को जैसे जोड़ते हैं क्या बन गया? 1 3 20 फास्फोग्लिसरेट। 1 3 20 फास्फोग्लिसरेट में हम लोग अगर हाइड्रोजन को जोड़े तो ग्लिसरेट से बन गया ग्लिसरल डिहाइड, नहीं, और फॉस्फेट 1 3 था तो फॉस्फेट हटा दिए, तो 1 नंबर का फॉस्फेट हटा तो क्या बचा? 3 नंबर का, तो 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हो गया 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड। अब यहाँ पे जो है 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड की 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड की जो बात कर रहे हैं, तो कै गो बना है? 2 ठो। अब ध्यान देना है, एक कंप्लीट साइकिल को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये 3 ठो लेके चलना पड़ेगा। अगर हम यहां मल्टीप्लाई 3 किए
तो यहाँ भी मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 3। मतलब सब जगह हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए, 6 ठो, तो 6, ये 6 हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6, ये भी 6, सब इस तरह से चेंज हो जाएगा ना। तो 6 ठो क्या बन चुका है आपका, 3 फास्फोग्लिसरेट। क्लियर है, 6 ठो बना है। अब जो 3 फास्फोग्लिसरल यहाँ पे ग्लिसरल डिहाइड जो बन गया है, शॉर्ट में इसी को 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड या G3P, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, G3P, इसी का नाम है ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट। अब जो 6 ठो बना, गौर कीजिएगा, 6 ठो जो बना, एक ठो निकाल दीजिए, इसको G3P एक ठो निकाल देते हैं, क्योंकि सर निकाल के कहाँ ले गए, तो यही ग्लूकोज बनाने के लिए। C6H12O6, गौर कीजिएगा बोर्ड पे, 3 कार्बन ये है, ग्लूकोज कितना कार्बन है, 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन बनने के लिए कम से कम एगो और G3P चाहिए, तभी ना बनेगा। तो ये G3P जो आएगा अनदर C3 साइकिल से आएगा, एक C3 साइकिल से एक G3P। तो एक यहाँ C3 साइकिल तीन ठो लेके चले, 3 ठो से लेके 3 कार्बन का एगो निकला, तो ऐसा ऐसा 6 गो लेके चलना पड़ेगा, 2 गुना 2 करे तो तब वो ग्लूकोज बनेगा। लेकिन क्या है कि 6 ठो था तो एक ही को नहीं यहाँ निकाले, 5 गो अभी बचा हुआ है, 5 ठो बचा हुआ है, तो 5 ठो कहाँ जाएगा, रीजनरेशन प्रोसेस में। तो रीजनरेशन प्रोसेस की जो बात करें तो देखो, एक G3P, फिर दूसरा आएगा यहाँ से, ये भी आएगा G3P, और 2 ठो G3P मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन बनाएगा ना, तो 6 कार्बन का कंपाउंड बना लेता है। फिर आपको याद रखना है, फिर एक ठो आएगा इधर से G3P, तो 6 कार्बन और प्लस 3 कार्बन मिलके कितना बना, 9 कार्बन। तो 9 कार्बन वाला तुरंत ब्रेक करता है 5 कार्बन में, और दूसरा ब्रेक करेगा 4 कार्बन में, ठीक। फिर एक G3P लाओ, G3P, तो 3 कार्बन प्लस 4 कार्बन कितना हो गया, 7 कार्बन का कंपाउंड बन गया। फिर आप एक ठो लेके आओ, तो क्या होगा, फिर G3P, तो क्या हो गया, 3 कार्बन और 7 कार्बन, 7 3 10 कार्बन, 10 कार्बन वाला तुरंत ब्रेक कर जाता है 5 कार्बन 5 कार्बन, और यही ना 5 कार्बन वाला रीजनरेट हो जाता है। तो कंप्लीट C3 साइकिल ये है। जरा देखो ये क्या था, 6 ठो, तो जोड़ के देखो 6 ठो आया कि नहीं, 6 ठो आया कि नहीं, चलो गिनते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ देखो 4 5, एक ठो इधर निकाले हैं 6। तो अब ये कंप्लीट C3 साइकिल हुआ। अब इसी में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 3 कार्बन वाला जो बनेगा, तो एक ठो तो ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट, इसके अलावा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हो सकता था, हम तो डायरेक्ट आपको समझाने के लिए यही लिख दिए। 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज, 5, 6 के बाद ये 3, 6 प्लस 3 9 कार्बन, तो 9 कार्बन स्टेबल नहीं रहता, ये तुरंत टूट जाता है किसमें, 5 कार्बन और 4 कार्बन। तो 5 कार्बन वाला कौन आएगा, यहाँ 5 कार्बन वाला रेबुलोज ये सब आएगा, 4 कार्बन वाला इथ्रोज होगा, 7 कार्बन वाला सूडोहेप्टुलोज होगा। इस तरह से ये रिजनरेशन प्रोसेस चलता है। लेकिन क्या है कि इतना आपको यहाँ पे आके आप फंस जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है भाई। तो इसी चीज को, रिजनरेशन समझ में आया ना, इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में यहाँ लिख सकते थे। इसी को हम लोग चाहे तो रिजनरेशन को क्या करेंगे, शॉर्टकट में दिखा सकते हैं। कैसे शॉर्टकट में, चलिए उसको देखते हैं। होता तो रियल में ये है, लेकिन आइए इसको शॉर्टकट में करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। तो एक ठो तो ग्लूकोज बनाने निकल गया, तो इतना डिटेल हम लोग ना जाके क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में थोड़ा मारेंगे ताकि याद रहे। मोटो क्या है, याद करना, तो आपको याद रहना जरूरी है। तो एक ठो तो G3P चला गया ग्लूकोज बनाने में, तो जो रेस्ट बच गया, तो आप क्या करोगे, एक एरो ऐसे खींच के स्टेप बाय स्टेप एरो दिखाना है कि बीच में वो ये सब स्टेप आया था भाई, ढेर सारा स्टेप आया है। और यही जो स्टेप बाय स्टेप आया है, तो इसी में बनता है रेबुलोज 5 फॉस्फेट। एक कंपाउंड खाली याद रखिएगा, रेबुलोज 5
फॉस्फेट। और यही जो रेबुलोज 5 फॉस्फेट है, ऊपर क्या है, रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो एक ठो एटीपी यहाँ, तो 3 ठो लेके चल रहे हैं, 3 ठो, तो 3 ठो एटीपी यहाँ पे आएगा ना, जोड़ दो, क्या बनेगा, ADP, क्या गो 3 ठो, तो ये बन जाएगा, तो रेबुलोज 5 फॉस्फेट। इस तरीके से ये चलता रहता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, C3 साइकिल। आप ये वाला याद रखिए। तो रिजनरेशन फिर कैसे याद रखेंगे, देखो रिजनरेशन को आप ऐसे करो शॉर्टकट में, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, क्या याद रखना है, 6 कार्बन। फिर लेना है 6 कार्बन प्लस 3 कार्बन, तो कितना हो गया, 9 कार्बन। तो 9 कार्बन वाला ब्रेक करेगा, तो 9 में ब्रेक करवा देना है, किसमें, 4 कार्बन प्लस 5 कार्बन, 5 वाला रिजनरेट हो गया है। फिर आपको क्या करना है, 4 कार्बन प्लस 3 कार्बन, तो क्या होगा, 7 कार्बन। और फिर क्या करेंगे हम लोग, 7 कार्बन प्लस 3 कार्बन, तो 7 3 10, तुरंत ब्रेक करके क्या बनाएगा, 5 कार्बन, 5 कार्बन। क्लियर है, इस तरीके से ये रिजनरेशन प्रोसेस क्लियर है। यही C3 साइकिल है। पहले तो HW लिखिए, क्या 10 टाइम लिख के लाना। पिछला ले आया है, पिछला बनाया है होमवर्क, पिछला 2 गो होमवर्क, ऐसी बंद कर जाए होमवर्क। जो नहीं भेजा है तो अभी भेज देंगे होमवर्क। देखो होमवर्क नहीं लाओगे तो फिर अभी चेक क्या करेंगे, क्या है कि अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे आगे कि ये को पहले इसको डाइजेस्ट कीजिए, तब क्या है कि C4 अगर बता देंगे तो कैम भी बता देंगे साथ में, तो 3 साइकिल एक साथ हो जाएगा, तो फिर वो हिल जाइएगा। तो क्या है कि C4 और कैम एक साथ बताएंगे, C4 कैम एक ही जैसा है, तो एक साथ, ज़्यादा नहीं, अगला 2 क्लास में आपका ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। क्लियर, तो आज यहीं तक रहेगा ये। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लें।